मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ साथियों, सफलता किसी के हाथ पैरों की मोहताज नहीं होती, बल्कि उसे पाने के लिए हौसलों में दम होना जरूरी है। एक सामान्य इंसान के लिए जहां एवरेस्ट फतह करना मुश्किल होता है, वहीं केवल एक पांव से एवरेस्ट फतह करके अरुणिमा सिन्हा ने दिखा दिया कि जीतने के लिए जज्बे का होना जरूरी है। ये मात्र एक उदाहरण है, ऐसे हजारों उदाहरण हमारे बीच पड़े हैं जिससे हम कुछ सीख ले सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं श्रवण और आप देख रहे हैं YouTube चैनल पेंशन प्रहरी। और हम लोग लगातार कई हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं अटेवा संघर्ष गाथा के बारे में। आज हम लोग अटेवा संघर्ष गाथा के पार्ट 7 के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पहले भी बता चुके हैं, अटेवा ने जितना संघर्ष किया है ये फैक्ट है कि 2016 से अब तक इतने कार्यक्रम अटेवा ने कर डाले हैं जितने बड़े बड़े स्थापित संगठनों ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं किया होगा। अटेवा के इन कार्यक्रमों का ही परिणाम है कि आज पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली की चर्चा हो रही है। भूख हड़ताल के पश्चात सितंबर 2016 से अक्टूबर 2016 के बीच प्रमुख सचिव वित्त से कई दौर की वार्ता हुई। बंधु जी से वार्ता में जो प्रमुख सचिव से हुई थी वार्ता, उसमें ये आस जगी थी पेंशन विहीनों को कि प्रदेश की समाजवादी सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर कोई सार्थक निर्णय लेगी। किंतु 6 अक्टूबर 2016 को सरकार ने एनपीएस में संशोधन का जीओ जारी कर ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी, मृतक आश्रित को नौकरी तथा पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की। जाहिर सी बात है, सरकार के इस फैसले से पेंशन विहीन संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारी मांग तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए थी। सरकार के इस कदम से पेंशन विहीनों का आक्रोश और बढ़ गया, जिसे देखते हुए अटेवा ने ऐलान किया 13 नवंबर 2016 को लखनऊ में महारैली करके सरकार को चिताया जाएगा। पूरे प्रदेश में जोर शोर से इसकी तैयारी शुरू हो गई। रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियां होने लगी। प्रदेश भर के पेंशन विहीन तैयारियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे। तभी खबर आई कि प्रमुख सचिव ने वार्ता के लिए बंधु जी को आमंत्रित किया है। बंधु जी ने हमेशा कहा है कि संघर्ष और संवाद जारी रहेगा, क्योंकि अटेवा का एकमात्र उद्देश्य है पुरानी पेंशन बहाली। महारैली करने के पश्चात भी वार्ता ही होनी थी। अतः बंधु जी ने साथियों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि पहले वार्ता कर लिया जाए। प्रमुख सचिव से वार्ता हुई। प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया कि आपको 1 सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव, उनसे हम वार्ता करवाएंगे। और इस आश्वासन के बाद बंधु जी ने उस रैली को स्थगित कर दिया। आखिरकार 20 नवंबर 2016 को प्रमुख सचिव ने संदेश भेजा कि माननीय मुख्यमंत्री वार्ता के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए। बंधु जी ने प्रतिनिधिमंडल को बुलाया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रमुख सचिव के समक्ष पहुंचे, वार्ता के लिए उपस्थित हुए। प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे, चाहे वो वित्त विभाग के हों, कार्मिक विभाग के हों, प्रमुख सचिव हों, बड़े बड़े जो अधिकारी उस बैठक में पहुंचे, मुख्यमंत्री सहित सभी अधिकारियों ने एनपीएस की खूबियां गिनाई। सबको समझाने का प्रयास किया कि एनपीएस अच्छा है, एनपीएस में सरकार संशोधन करने को तैयार है, आप लोग इसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन बंधु जी और प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट कर दिया कि पुरानी पेंशन बहाली से कुछ कम मंजूर नहीं होगा। अंततः वार्ता विफल हो गई। अतः बंधु जी ने फिर से ऐलान किया कि अब हमारी जो महारैली है वो 7 दिसंबर 2016 को होगी। और आप जानते हैं कि वो दौर ऐसा था कि चुनाव की घोषणा कब हो जाती एक कोई जानता ही नहीं था। सरकार का अंतिम समय चल रहा था। ऐसे में रैली करने के लिए और ज्यादा समय नहीं था, बहुत तात्कालिक निर्णय लेना पड़ा। और बंधु जी ने निर्णय लिया कि 7 दिसंबर 2016 को रैली होगी। फिर से एक बार अटेवा के साथियों ने तैयारी शुरू की। हर जनपद में तैयारियां शुरू हो गई।
लेकिन दिसंबर का जो महीना होता है वो बहुत सर्द महीना, और 2016 में तो दिसंबर के शुरू में ही बहुत ज्यादा ठंड शुरू हो गई थी। 7 दिसंबर 2016 का वह दिन सर्दी अपने चरम पर थी, कोहरा से आसमान ढका हुआ था। दूसरी तरफ सरकार ने नोटबंदी कर रखी थी। नोटबंदी के दौर में पैसे की बहुत किल्लत थी लोगों के पास। इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी 7 दिसंबर 2016 को लक्ष्मण मेला पार्क में पेंशन विहीनों का सैलाब उमड़ रहा था। सर्दी के कारण तमाम ट्रेनें लेट चल रही थी, लेकिन फिर भी तमाम साधनों से, अपने व्यक्तिगत साधन से, बसों के द्वारा जैसे भी जिसको बन पड़ा वो लखनऊ पहुंचा। चारबाग स्टेशन और अन्य रेलवे स्टेशनों पर उतरने वाले पेंशन विहीन लगातार लक्ष्मण मेला पार्क की तरफ रुख कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण मेला पार्क ही महारैली का स्थान निर्धारित किया गया था। किंतु उत्तर प्रदेश पुलिस उस दिन किसी और मूड में थी। स्टेशन से आने वाले साथियों का जगह जगह उनको रोका जा रहा था। पुलिस द्वारा बार बार उनको लौटाया जा रहा था कि आप वापस चले जाइए, भ्रमित किया जा रहा था। कई जगह पुलिस ने खदेड़ने का भी प्रयास किया। जब इस तरह की सूचना लक्ष्मण मेला पार्क में उपस्थित बंधु जी को मिली, तो बंधु जी अपने कुछ साथियों को लेकर वहां पहुंचे जहां साथियों को रोका जा रहा था, स्टेशन से आने नहीं दिया जा रहा था, और उनकी मदद के लिए बंधु जी पहुंच गए। पेंशन विहीनों को लेकर शांतिपूर्वक बंधु जी लक्ष्मण मेला पार्क की तरफ बढ़े कि हम लोगों का स्थान वहीं है, वहीं पेंशन विहीनों का सैलाब उमड़ा था, वहीं पर इकट्ठा होना था। उन लोगों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही लखनऊ के श्री राम टावर के पास एक पेंशन विहीनों का जत्था जो बंधु जी की अगुवाई में चल रहा था, श्री राम टावर के पास पहुंचा, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पेंशन विहीन शांतिपूर्वक लक्ष्मण मेला मैदान जाना चाहते थे, किंतु पुलिस अपने रौ में थी, और पेंशन विहीन कुछ समझ पाते तब तक पुलिस ने एकाएक उन पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के अचानक लाठीचार्ज ने पेंशन विहीनों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। पुलिस की लाठियां बिना देखे, बिना जाने पुरुषों पर, महिलाओं पर, जो जहां मिल रहा था उसके ऊपर बरस रही थी। ऐसे ही पुलिस की लाठी के शिकार हमारे एक साथी डॉक्टर रामाशीष हो गए। मैं उस दिन घटना स्थल पर स्वयं मौजूद था। सभी लोग अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रहे थे, किंतु नशे में धुत पुलिस लगातार लाठियां बरसाए जा रही थी। श्री राम टावर के लगभग 200 मीटर आगे बाएं हाथ पर एक गली थी, जिसमें मैं और कुछ और साथी मुड़ गए। जैसे ही आगे बढ़े, वहां का नजारा देखकर होश उड़ गया। एक शिक्षक बीच सड़क में गिरा करा रहा था। मैंने और अटेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिप्रकाश यादव और कुछ और साथी जो थे हमारे साथ, सभी ने मिलकर सड़क पर पड़े साथी को उठाकर सड़क के किनारे किया, और किनारे करने के बाद उनका जूता, बेल्ट और शर्ट के बटन आदि खोलकर हवा करना शुरू किया, क्योंकि पसीने से एकदम लथपथ थे। आप समझ सकते हैं कि उस दिसंबर की ठंड में जब तापमान 10-12 डिग्री से ज्यादा नहीं रहा होगा, वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पसीने से तरबतर ना हो। और रामाशीष जो कि सड़क पर गिरे हुए थे, उनके भी पूरे शर्ट, कपड़े एकदम गर्मी से, पसीने से भीग गए थे। हम लोगों ने जल्दी जल्दी उसको खोला, हवा करना शुरू किया। कुछ साथियों को भेजकर पानी मंगाया गया, पानी के छींटे मारे गए। रामाशीष जी थोड़ा सा होश में आए, और होश में आए तो उन्होंने बताया कि बहुत दर्द है। इशारा किया, बोल तो पा नहीं रहे थे, आवाज नहीं निकल पा रही थी। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि पता चल जाए कि इनका नाम क्या है और कौन से जनपद के रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे जान पहचान थी नहीं। ऐसे में उनकी आवाज कुछ निकल नहीं पा रही थी। जो साथी वहां इकट्ठे थे वो कोई पहचान नहीं रहा था, लेकिन संगठन की भावना के तहत सभी साथियों ने मिलजुल कर रामाशीष जो सड़क पर गिरे हुए थे उनको किनारे किया, और लगा कि अभी इनकी सांसें चल रही हैं। उनको हम लोगों ने कोशिश किया कि एम्बुलेंस मिल जाए, लेकिन बहुत ही समय ऐसा वो था, इतना
भगदड़ मची हुई थी, कोई गाड़ी वाला रुक नहीं रहा था। एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस ने वहां उपस्थित होने से मना कर दिया कि हम इस समय वहां नहीं आ सकते, क्योंकि वहां इस समय पुलिस कार्रवाई चल रही है। ऐसे में हम लोगों ने एक ऑटो वाले को जबरदस्ती पकड़ा और ऑटो वाले को पकड़कर बहुत उसको समझाया बुझाया कि भाई किसी के जान की बात है, तुम किसी तरह से इनको बैठाकर और सिविल अस्पताल ले चलो। उस ऑटो में मैं खुद बैठा था और 2 साथी और बैठे। रामाशीष जी को बैठाया गया और जगह जगह जाम लगा हुआ था। किसी तरह से करते धरते हम लोग सिविल अस्पताल पहुंचे और जब सिविल अस्पताल पहुंचे तो सिविल अस्पताल का नजारा देखकर हम लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वहां घायल साथियों में, जिसमें कासगंज के श्री नीरज प्रकाश जिनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, बिजनौर के साथी श्री प्रदीप साहिल जिनको सर में चोट आई थी, और मैनपुरी के साथी थे श्री ओम सिंह, उनको भी सर में गंभीर चोट थी। ये 3 साथी ज्यादा गंभीर चोटिल थे। बाकी बीसियों की संख्या में साथी थे जिनको छोटी मोटी चोटें आई थी। सैकड़ों की संख्या में और पेंशन भी मौजूद थे। जल्दी जल्दी डॉक्टर रामाशीष को ऑटो से उतारकर हम लोग हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे। वहां पर जाने के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनके जरूरी चेकअप किए, ईसीजी किया और टेस्ट करने के बाद 10-15 मिनट बाद डॉक्टरों ने जो निराशाजनक खबर सुनाई, उसको सुनकर वहां पर उपस्थित सभी साथियों में कोहराम मच गया। सभी साथी रोने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे। वो जो दृश्य था उसकी मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता हूं। वो नजारा जो साथी वहां उपस्थित थे वही उसको महसूस कर सकते हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ी जो घटना हो गई, आंदोलन को भी बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि सभी नए साथी और ऐसी घटना जिसकी कोई कल्पना नहीं किया था, जो कोई सोचा ही नहीं था। बंधु जी, नीरज पति त्रिपाठी और तमाम बड़े पदाधिकारी प्रदेश के और हम ही लोग, हम उस समय जिला संयोजक थे कासगंज के, सभी साथी वहां इकट्ठे थे। सभी लोग एक दूसरे को पकड़ के रो रहे थे। एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अब क्या आगे क्या किया जाए, और इन सब के बीच आगे और क्या क्या हुआ, कैसे आगे का निर्णय लिया गया, उनके परिवार को कैसे सूचना दी गई और आगे का वृतांत क्या है, अगले एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय युवा, जय टेवा।